गरियाबंद जिले के उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व के तोरेंगा वन परिक्षेत्र में शिकारियों के तार वाले फंदे में फंसा एक तेंदुआ घायल अवस्था में मिला। ग्रामीणों की सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और तेंदुए को सुरक्षित रेस्क्यू किया गया। जानकारी के अनुसार ग्राम कोकोड़ी के पास बस्ती के नजदीक तेंदुआ दिखाई देने की सूचना मिली थी। ड्रोन से जांच में उसके गले में गहरा घाव पाया गया। अंधेरा होने से पहले एसडीओ गोपाल कश्यप ने टीम के साथ जोखिम उठाकर तेंदुए को जाल से मुक्त कराया। इस दौरान तेंदुए ने हमला भी किया। रेस्क्यू के बाद तेंदुए को गजराज वाहन से तोरेंगा रेस्ट हाउस लाया गया, जहां डॉक्टरों की टीम ने उसे बेहोश कर गले में फंसे 2 तार निकाले और इलाज किया। उपनिदेशक वरुण जैन ने बताया कि तेंदुआ करीब 4 साल का नर है, जिसकी हालत अब स्थिर है। स्वस्थ होने के बाद उसे फिर जंगल में छोड़ा जाएगा। कल 25 दिसंबर की घटना है, इसमें दोपहर को हमें 2 बजे करीब ग्राम कोकोड़ी, जो कि तोरेंगा वन परिक्षेत्र बफर जोन का मामला है, वहाँ से ग्रामीणों ने बताया कि एक तेंदुआ जो है गांव के आसपास आ रहा है। तो तत्काल हमने एंटी पोचिंग टीम जो है वहाँ घटनास्थल के लिए रवाना की, जिसमें हमारे एसडीओ गोपाल कश्यप जो नोडल अधिकारी हैं वो भी शामिल थे, और ड्रोन की जो टीम है हमारी उनको भी बुलाया गया और स्निफर डॉग्स को भी जो बुलाया गया। तो वहाँ पर ड्रोन की मदद से और पता चला कि एक तेंदुआ झाड़ी में बैठा है, तो उसको तत्काल रेस्क्यू जो है किया गया। रस्सी का जाल फेंक कर जो है उसको रेस्क्यू किया गया। फिर पता चला कि उसके गले में काफ़ी घाव है, जिसमें 2 नग जो है फंदे, जो क्लच वायर फंदे टाइप थे वो लगे हुए थे, जिससे जो कि 6-7 दिन पुराने घाव थे, काफ़ी गंभीर थे। इस वजह से शायद वो आसान शिकार की तलाश में बस्ती के पास आया होगा। तो उसको तत्काल हमने रेस्क्यू किया और तोरेंगा रेस्ट हाउस में जो है वहाँ पे उसका हमने जंगल सफारी के डॉक्टर्स के माध्यम से बेहोश करके इलाज किया, और उसको आज सवेरे 4 बजे जंगल सफारी के अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया, जहां उसकी स्थिति अभी ठीक है। ये शिकारियों को पकड़ने के लिए लगातार जो है हमारी पेट्रोलिंग टीम गश्त कर रही है। हमने अपना इंफॉर्मेशन जो नेटवर्क है, मुखबिर तंत्र जो है उसको भी जो है स्ट्रॉन्ग किया है। कई हम जो है ड्रोन्स का भी उपयोग कर रहे हैं, स्पाई कैमराज भी जो है जंगल में कुछ जगह लगा रखे हैं, ताकि कोई भी अवैध गतिविधि का जो है तुरंत पता चले, जिससे हमारा रिस्पॉन्स टाइम जो है काफ़ी कम हो सके। धर्मांतरण के बढ़ते मामलों को लेकर बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का दुर्ग से बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि देश के 9 राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यक हो चुके हैं, ऐसे में अब सनातन एकता पर जोर देने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि हिंदुओं को अपनी संस्कृति और परंपराओं की रक्षा के लिए एकजुट होना होगा। पंडित शास्त्री ने छत्तीसगढ़ को लेकर कहा कि यहाँ हिंदू समाज जगने लगा है और वे लगातार प्रदेश आ रहे हैं। उन्होंने जशपुर और सरगुजा का जिक्र करते हुए कहा कि जहां एशिया का सबसे बड़ा चर्च है, वहां भी मंच लगाया जाएगा। वहीं उनके बयान पर कांग्रेस के पूर्व विधायक विकास उपाध्याय ने तंज कसते हुए कहा कि भाजपा धर्मांतरण पर कानून लाने के बजाय ऐसे बयानों से जनता को भ्रमित कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि ज्वलंत मुद्दों को दबाने के लिए इस तरह की राजनीति की जा रही है। जनता पार्टी की सरकार केंद्र में भी है, राज्यों में भी है, और पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी बड़े संत हैं और बहुत भारतीय जनता पार्टी के नेता, जनप्रतिनिधि, मुख्यमंत्री उनके अनुयायी हैं। भारतीय जनता पार्टी को यह सलाह उनको जरूर देनी चाहिए। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी जब कांग्रेस की सरकारें थी तो वो धर्मांतरण पर कानून लाने की बात करती थी। सत्ता में बहुमत में नहीं थे, विधानसभा में बहुमत में नहीं थे, लेकिन बात वो बिल लाने की करते थे। अब भारतीय जनता पार्टी के नेता धर्मांतरण पर कोई बिल क्यों नहीं ला रहे हैं? क्यों कोई कानून भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं बना रहे? पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी को, अपने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को उनको जरूर सलाह देना चाहिए, ताकि वो धर्मांतरण पर बिल बनाए। छत्तीसगढ़ के पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के मुगल काल को लेकर दिए गए बयान का समर्थन किया है। भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव के सेक्टर 5 स्थित निवास में मुलाकात के दौरान मीडिया से चर्चा में उन्होंने कहा कि मुगल संख्या में बहुत कम थे और वे जबरन धर्म विस्तार की स्थिति में नहीं थे। टीएस बाबा ने कहा कि भारतीय इतिहास में शासक वर्ग सीमित संख्या में रहा है और शासन के दौरान धर्म को लेकर टकराव के उदाहरण नहीं मिलते। उन्होंने अशोक, गौतम बुद्ध और सरगुजा रियासत की उदाहरण देते हुए कहा कि मुस्लिम शासन काल में भी हिंदू सुरक्षित थे। उन्होंने आरोप लगाया कि धर्मगुरु भावनाएं भड़का रहे हैं, इसका राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश हो रही है। टीएस बाबा ने कहा कि ऐसे बयानों के जरिए जनता को गुमराह किया जा रहा है। मुगल बहुत कम संख्या में थे और वो अपने धर्म का विस्तार उस तरीके से कर ही नहीं सकते थे। पुरानी जो परंपराएं, पुरानी जो पद्धतियां रही हैं वो हिंदू सभ्यता में हमने ये हमेशा देखा कि जो राज पे रहते थे वो संख्या में सीमित रहते थे और संबंध उनको फिर बनाने होते थे तो दूसरों से संबंध बनाते थे। उसमें धर्म को लेके कभी भी कोई बात अड़चन जैसी दिखती नहीं थी। अशोक सम्राट थे, हिंदू राजा थे, गौतम बुद्ध थे, एक हिंदू परिवार में उन्होंने जन्म पाया। उन्होंने बौद्ध धर्म को
एक दिशा दी। कहीं किसी को बौद्ध बनाने का काम आपने सुना? जो बने सो बने। इस्लाम धर्म में भी जो मुगल है, तो मुगलों ने हिंदुओं के ऊपर उस प्रकार से कोई कार्रवाइयां की हों, ये इतिहास में लेख नहीं मिलता। मतलब आप भी मानते हैं कि सुल्तानों और मुसलमानों के राज में हिंदू ज्यादा सुरक्षित थे, आप ये मान रहे हैं? नहीं नहीं, वो बात मैं नहीं कह रहा। मैं ये कह रहा कि कोई ऐसी हमने इतिहास में साक्ष्य अभी तक नहीं पाया। मैंने भी एमए इतिहास में किया है, थोड़ा बहुत इतिहास पढ़ा है, बाकी भी थोड़ी पुस्तकें पढ़ने की कोशिश करते हैं। मैंने कहीं कोई ऐसा उल्लेख नहीं पाया। सरगुजा से मैं आता हूँ, सरगुजा अंचल से आता हूँ, हम लोग भी एक राज परिवार के थे। कितने मुसलमान थे वहां? मुसलमानों के समय भी तो सरगुजा रियासत थी, कितने मुसलमान? हिंदू सुरक्षित थे कि नहीं वहां? तो मुगलों के काल में धर्मगुरु वाकई में बेवकूफ बनाते हैं क्या? बेवकूफ बना रहे हैं, भावनाओं को उकेर रहे हैं, इसमें कोई दो बात नहीं है। धीरेन्द्र शास्त्री, प्रदीप मिश्रा जैसे लोग बेवकूफ बना रहे हैं। जो भी ये कह रहा है, जो भी धर्म की बात इस नाते कह रहा है कि हमको वोट मिल जाए, भारतीय जनता पार्टी को वोट मिल जाए, वो गुमराह कर रहा है। बीएसपी को लेकर के उदाहरण आप देखिए, मनरेगा का इससे बड़ा नहीं हो सकता कि गांधी जी का आपने अपमान किया और भगवान पुरुषोत्तम का नाम इस योजना में कहीं नहीं है। जो RAM शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है वो क्या है? रूरल आजीविका मिशन। राम RAM जो राम जी है, वो योजना क्या है? रूरल आजीविका मिशन। उसमें राम जी का नाम का इस्तेमाल करके लाभ लेना चाह रहे हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम राम योजना बोलते तो एक बात समझ में आती, यहां भी छल। तो जैसे इसमें आपको छल दिख रहा है, वैसे इनकी जितनी बातें होती हैं उसमें वो ही छल है। राजधानी रायपुर में 23 दिसंबर को पुलिस प्रशासन की कार्रवाई के विरोध में आज मुस्लिम समाज ने बड़ा प्रदर्शन किया। समाज के लोगों का आरोप है कि कार्रवाई के दौरान सैकड़ों मुस्लिम परिवारों के बुजुर्गों और समाज के प्रतिष्ठित नागरिकों के बिना ठोस कारण और स्पष्ट जानकारी के हिरासत में लिया गया। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि पूछताछ कानून व्यवस्था का हिस्सा है, लेकिन महिलाओं और बुजुर्गों को बिना पूर्व सूचना और उचित प्रक्रिया के डराने वाले तरीके से हिरासत में लेना लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। इसी नाराजगी के चलते बड़ी संख्या में लोगों ने विरोध दर्ज कराया। देखिए, 23 दिसंबर को सुबह लगभग 5 बजे के आसपास, जब सूरज का भी उदय नहीं हुआ था, पुलिस वाले आते हैं और ऐसे लोग जो उनका परिवार 150 सालों से यहाँ रह रहा है इस शहर में, उन लोगों को उठा के ले जाते हैं। कानून में यह प्रावधान दिए गए हैं कि विवेचना कैसे होगी। जो नया BNSS एक्ट आया है उसमें भी प्रावधान है कि अगर महिलाएं हैं उनको कब आप पूछताछ करेंगे, कैसा ले जाएंगे, पहले आप नोटिस देंगे। उस कानून को ताक में रख के जो हमारे देश का, हमारे भारत का संविधान है, उस संवैधानिक ढांचे के खिलाफ विपरीत जाकर माननीय उच्चतम न्यायालय ने जो गाइडलाइन दी है उसके विपरीत जाकर बुजुर्ग महिलाओं को, बुजुर्गों को और ऐसे लोग जो शासकीय सेवक थे और बड़े पदों में रह चुके हैं, उनको भी उन्होंने उठा के ले गए बिना बताए। जब बाद में पूछा गया तो उन्होंने ये कहा कि एक IMO ऐप है, उसका इन्होंने इस्तेमाल किया है और ये विदेशी लिंक है। तो जब हम लोगों ने उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि ये जो हमारे यहाँ के मुस्लिम जो हैं हज और उम्रा में जाते हैं, वहाँ पर व्हाट्सएप में वीडियो कॉल और ऑडियो कॉल नहीं हो पाता, तो एक IMO ऐप आता है। तो जितने भी गल्फ जाते हैं, ऐसा वहाँ उस जाते हैं मिडिल ईस्ट की तरफ, वो सब उसका इस्तेमाल करते हैं। और केवल मुस्लिम नहीं है, और भी कई लोग इस्तेमाल करते हैं। तो वो ऐप को उन्होंने इस्तेमाल किया था, किसी ने 2 साल पहले किया था, किसी ने लॉकडाउन के पहले किया था। उन लोगों को उन्होंने बिना बताए उठा के लाए और लगभग शाम 5 बजे तक उनसे पूछताछ की है। वो जो पूछताछ करने का जो तरीका है, अगर हमको हमारे लोगों, उन लोगों को नोटिस देते वो नहीं आते, तब वो उठाते। इस तरह से असंवैधानिक तरीके से, गैर कानूनी तरीके से उठा के ले गया गया है। और ऐसे लोगों को जो जानते हैं वो कि कौन है क्या है, तो इस तरह से जो किया गया है उसकी हम निंदा कर रहे हैं। और ऐसा आगे ना हो कि बिना कुछ समझे, क्योंकि पुलिस को हर चीज़ की जानकारी रहती है, हमें ये मालूम है कि पुलिस जो है वो, उनका इंटेलिजेंस जो है वो सब जानते हैं। ये सब जानते हुए कि कैसे लोग हैं, क्या लोग हैं, जो गैर कानूनी तरीके से जो उठा के ले गए हैं, उसकी हम निंदा कर रहे हैं। और उसका इजलास करने के लिए हम यहाँ जो उपस्थित हुए हैं, हमारे जो हैं नुमान भाई हैं, हमारे जो सीरतुन नबी कमेटी के अध्यक्ष हैं सोहेल सेठी साहब, ये सब ने गवर्नर साहब को एक मेमोरेंडम देने के लिए कल हमने एक आवेदन दिया था। और उसी के तहत
आज हम यहाँ पे सब इकट्ठा हुए हैं और हमारे दूसरे समाज के लोग भी जो हैं वो इसमें आज इकट्ठा हो रहे हैं। तो आगे क्या रणनीति रहेगी आप लोगों की? देखिए, रणनीति जैसा भी रहेगी, हम जो कानूनी क्या हम फायदा ले सकते हैं, जो हमारे वकील हैं, जो हमारे समाज के या ऐसे प्रोटेस्ट के खिलाफ जो वकील हैं कि जो गलत गैरकानूनी काम हुआ है, उन सब वकीलों से सलाह लेके हम आगे काम करेंगे। राजधानी रायपुर के जिला कांग्रेस भवन में कांग्रेस ने कानून व्यवस्था और सर्व समाज से जुड़े मुद्दों को लेकर प्रेस वार्ता की। वार्ता में रायपुर जिला अध्यक्ष कुमार मेनन, राजेंद्र पप्पू बंजारे और पूर्व विधायक विकास उपाध्याय समेत कई नेता मौजूद रहे। कुमार मेनन ने आरोप लगाया कि छत्तीसगढ़ की स्थिति देश में तालिबान जैसी दिखाई देने लगी है और प्रधानमंत्री का अपने अनुषांगिक संगठनों पर नियंत्रण नहीं है। उन्होंने कांकेर की घटना और क्रिसमस मनाने वालों के साथ हुए व्यवहार को शर्मनाक बताया। प्रदेश बंद के दौरान हुई तोड़फोड़ पर उन्होंने सरकार पर असामाजिक तत्वों को संरक्षण देने और पुलिस प्रशासन के असामान्य रवैये का आरोप लगाया। ये चर्चा का विषय पूरे छत्तीसगढ़ के अंदर में जिस प्रकार से, चाहे वो बस्तर का मामला हो, चाहे वो रायपुर का मामला हो, चाहे अन्य पूरे हर जिले के अंदर में, चाहे नगरी का मामला हो, धमतरी का मामला हो, जो अराजकता की स्थिति बन रही है, जिसके तहत लोगों के बीच में वैमनस्यता फैलाया जा रहा है, भाई भाई को लड़ाया जा रहा है और जो सामान्य वर्करों को, सामान्य कार्यकर्ताओं को आक्रामक बनाया जा रहा है, लोगों की मानसिकता को बदला जा रहा है, उसके खिलाफ आज हम लोग चर्चा करने के लिए आए हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री जी, मोदी जी चर्च जाते हैं, क्रिसमस की बधाई देते हैं, क्रिसमस के केक खाते हैं, क्रिसमस आयोजनों में शामिल होते हैं, लेकिन उनके ही कार्यकर्ता, उनके अनुवांशिक संगठन आकर तोड़फोड़ करते हैं, चाहे वो चर्च का मामला हो, चाहे वो मॉल का मामला हो, जिसके कारण पूरे छत्तीसगढ़ का नाम पूरे देश के अंदर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बदनामी हमको झेलना पड़ा है। ये बड़ा ही दुखद स्थिति है। इसके अलावा अपराध का गढ़ छत्तीसगढ़ बन रहा है, पुलिस इस ओर ध्यान नहीं दे रही है, आक्रांताओं के ऊपर नियंत्रण करने का काम पुलिस नहीं कर रही है और पुलिस सिर्फ और सिर्फ नेताओं की चाकरी करने में और अन्य चीज़ों में और अडानी के कहीं ना कहीं आयोजनों को पूरा करने में लगी हुई है, उनके ग्राम सभाओं को आयोजित करने में लगी हुई है। इन सब बातों का विरोध करने के लिए उपस्थित हुए। हम सब की मांग है कि विजय शर्मा जी अपने पद से इस्तीफा दें, क्योंकि वे गृह मंत्री के रूप में अपने पद के साथ न्याय नहीं कर रहे हैं और उनके द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा रहा। सरकार का नियंत्रण न पुलिस प्रशासन पे है, न पुलिस प्रशासन का नियंत्रण आम ऐसे अपराधियों पर है जिनके कारण अराजकता फैल रही है।